Okay, so today we are going to revise the topic of bill of exchange. Bill of exchange क्या होता है? तो bill of exchange is basically an instrument. It is an order in writing given by one person to another, जिसको पैसे receivable है दूसरे पार्टी से, वो क्या करता है? वो एक order generate करता है which is accepted by the other party from whom money is payable, and then this instrument becomes a bill of exchange. तो यहाँ पे बेसिकली क्या एग्जिस्टेंस में होना चाहिए व्हेन द बिल ऑफ exchange comes into picture? There is a party A who has sold goods to B on credit. So यहाँ पे सेल ऑफ गुड्स अगर क्रेडिट बेसिस पे हुआ है दूसरे पार्टी को, तो यहाँ पे दूसरे पार्टी से क्या मिलता है? बी से ए को क्या मिलेगा? अ प्रॉमिस टू पे एट अ फ्यूचर डेट. So this promise to pay at a future date might be a verbal promise. तो यहाँ पे क्या ए को अश्योरेंस है, कोई उसके पास कंफर्मेशन है, कोई उसके पास प्रूफ है या एविडेंस है? तो अभी जब वर्बल प्रॉमिस होता है तो नहीं है. इसलिए ए क्या बोलता है? आई विल जनरेट अ रिटन ऑर्डर अगेंस्ट यू. So he gives a written order to B, or you can say that he draws a bill of exchange on B. तो ये B के ऊपर उसने क्या किया है? एक ऑर्डर जनरेट की है, और B जब एग्री करता है उस टर्म्स के साथ उस टाइम पे पेमेंट करने के लिए, तो B अपने एंड से क्या करता है? ये बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट करता है. सो B एक्सेप्ट्स द बिल ऑफ एक्सचेंज. सो ए क्या करता है? ए जनरेट्स द ऑर्डर या ए ड्रॉज द बिल ऑफ एक्सचेंज विच इज एक्सेप्टेड बाय बी. सो बी के यहाँ से एक्सेप्टेंस होने के बाद उसको क्या मिलता है? उसको एक वेटेज मिलता है, एक रिटन प्रूफ यहाँ पे जनरेट होता है बिटवीन द टू पार्टीज. द पर्सन हु ड्रॉज द बिल ऑफ एक्सचेंज इज कॉल्ड एज द ड्रॉवर. The person on whom the bill of exchange is drawn is called as the drawee. And this bill of exchange और this instrument जब ये accept होता है, तो हम A के बुक्स में और B के बुक्स में उसको किस फॉर्म में दिखाते हैं? तो सिंस A के लिए इस बिल के अगेंस्ट पैसे रिसीवेबल है, हम A के बुक्स में इसको बोलते हैं एज अ बिल्स रिसीवेबल, एंड बी को यही इंस्ट्रूमेंट के अगेंस्ट पैसे पेएबल है, तो इसलिए हम बी के बुक्स में इस इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं बिल्स पेएबल. सो यहाँ पे हमारे कंसेप्ट जो है बेसिक, वो बिल ऑफ एक्सचेंज के रिलेटेड सामने दिख रहा है. सबसे पहले क्या होना चाहिए? सबसे पहले देयर हैज टू बी अ क्रेडिट सेल ट्रांजैक्शन व्हिच इज टेकिंग प्लेस. उसके बाद क्या होगा? एक रिटन ऑर्डर जनरेट होगा which is called as a bill of exchange. ये bill of exchange दूसरे पार्टी के एंड से क्या हो जाएगा? एक्सेप्ट हो जाएगा, and this becomes a bill receivable in the books of the drawer who draws the bill, and bills payable in the books of the drawee, that is the person who accepts the bill. तो यहाँ पे आपको सामने दिख रही है दो पार्टीज which are related to a bill of exchange, the drawer and the drawee. The person who draws the bill is called as the drawer. The person on whom the bill is drawn or who accepts the bill is called as the drawee. इसके साथ साथ और एक पार्टी यहाँ पे इन्वॉल्व होती है who is called as the payee. Payee is the person who is going to receive the money against that bill. क्या ड्रॉवर और पेई सेम हो सकते हैं? यस, हो सकते हैं. अगर ड्रॉवर ने ये बिल एक्सेप्ट होने के बाद खुद ही के पास रख दिया, तो क्या हो जाएगा? ड्यू डेट पे ड्रॉवर ही खुद जाके ड्रॉई के पास ये बिल के अगेंस्ट पैसे मांग लेगा, तो यहाँ पे ही विल बिकम द पे. बट अगर ड्रॉवर ने ये बिल का कुछ अलग यूज किया है, जैसे उसको किसी और पार्टी को पेमेंट करना था, तो ये पेमेंट की जगह उसने बिल दिया है. उसको एडवांस में पैसे चाहिए थे, तो उसने जाके बैंक के पास वो डिस्काउंट किया है, तो यहाँ पे पेई क्या हो जाता है? यहाँ पे पेई चेंज हो जाता है. जिसको बिल हैंड ओवर कर दिया गया है, जो जाके ड्रॉई से पैसे मांगेगा ऑन द ड्यू डेट, दैट पर्सन बिकम्स द पे. So person who is going to receive the money against the bill of exchange, that person is going to be called as the pay. Is it clear? So yes, these are the basic concepts related to a bill of exchange.
उसके बाद बिल ऑफ एक्सचेंज के रिलेटेड जो फॉर्मेट होता है, जो इस तरीके से दिखता है, इसको बोला जाएगा बिफोर एक्सेप्टेंस इट इज कॉल्ड एज अ ड्राफ्ट ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज एंड आफ्टर एक्सेप्टेंस इट बिकम्स अ बिल ऑफ एक्सचेंज। तो पहले वो होता है ड्राफ्ट, एक्सेप्टेंस के बाद बनेगा बिल ऑफ एक्सचेंज। तो ये फॉर्मेट इसका किस तरीके से बनता है, टॉप में लिखा जाता है बिल ऑफ एक्सचेंज, लेफ्ट में यहाँ पे स्टैम्प के लिए जगह छोड़ी जाती है, तो स्टैम्प लगाया जाता है यहाँ पे डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज। राइट साइड में क्या लिखते हो, यहाँ पे ड्रॉवर्स नेम, ड्रॉवर्स एड्रेस एंड डेट ऑफ द बिल ड्रॉन। तो यहाँ पे जो पार्टी बिल बना रहा है उसके डिटेल्स आते हैं। उसके बाद यहाँ पे रुपीज या अमाउंट इन फिगर्स लिखा जाता है इन अ बॉक्स। उसके बाद आता है कंटेंट ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज, जिसमें क्या लिखा जाता है, यहाँ पे कितने पीरियड का बिल है, सपोज 2 मंथ्स का बिल है, 3 मंथ्स का बिल है, 4 मंथ्स का बिल है, तो वो यहाँ पे लिखा जाएगा पीरियड ऑफ द बिल। 2 मंथ्स आफ्टर डेट आई ऑर्डर यू, यहाँ पे क्या लिखा जाता है, और एक फ्रेज आई ऑर्डर यू टू पे टू पे टू मी और टू माई ऑर्डर, या फिर पेई आपका डिटरमाइंड है तो सीधे इस तरीके से पेई का नाम लिख सकते हो, पे टू मिस, मिस्टर, व्हाटएवर। अगर क्वेश्चन में आपको पेई का नाम दिया जाए तो डायरेक्टली आपको कैसे लिखना है, जो इन्होंने यहाँ पे दिया है, आफ्टर डेट आई ऑर्डर यू टू पे टू मिस्टर दिस। समझा? अगर पे का नाम नहीं दिया है क्वेश्चन में तो क्या लिखोगे, आई ऑर्डर यू टू पे टू मी और टू माई ऑर्डर। अ सम ऑफ रुपीज डैश, अमाउंट लिखना है यहाँ पे वर्ड्स में। अगर 15,000 रुपीज है तो कंप्लीट 15,000 रुपीज इन वर्ड्स ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव। गॉट इट? So dash months after date या dash days after date I order you to pay to me or to my order or pay to Mr. So and so or his order a sum of rupees dash only for the value received. That is the format of the, or that is the content of the format of the bill of exchange. उसके बाद यहाँ पे जिसने बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया मतलब ड्रॉवर ने, उसका क्या आता है, साइन। लेफ्ट साइड में लिखते हैं हम ड्रॉई का नाम, मतलब जिसके लिए ये बिल बनाया गया है उसका नाम और उसका एड्रेस। और ये बीच वाला पार्ट जो है ये आप इस तरीके से सेग्रीगेट कर सकते हो बाय ड्रॉइंग 2 वर्टिकल लाइंस। और ये एक्सेप्टेंस का पार्ट कौन करेगा, दिस एक्सेप्टेंस इज डन बाय द ड्रॉई। तो यहाँ पे लिखना है एक्सेप्टेड, ड्रॉई का नाम और डेट ऑफ बिल एक्सेप्टेड। यहाँ पे सिग्नेचर भी आ सकता है तो आप लिख सकते हो एक्सेप्टेड, साइन, ड्रॉइज नेम एंड उसका डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। अब यहाँ पे और 2-3 पॉइंट्स है जो हमको समझने हैं। यहाँ पे आपको बिल में दिया हुआ है आफ्टर डेट बिल। आफ्टर डेट बिल मतलब क्या, जिस दिन पे बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ हुआ है इसके आगे अगर आप पीरियड और ड्यू डेट कैलकुलेट करने वाले हो तो उसको बोला जाता है आफ्टर डेट बिल। दूसरा टाइप ऑफ बिल होता है आफ्टर साइड बिल। आफ्टर साइड बिल के केस में आप पीरियड एड ऑन करते हो या ड्यू डेट जो है वो कैलकुलेट करते हो बेस्ड ऑन द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। तो जब डेट ऑफ एक्सेप्टेंस के हिसाब से आप कैलकुलेशन चालू करोगे तो वो बन जाता है आफ्टर साइट बिल। मतलब ड्रॉई ने देखने के बाद, एक्सेप्ट करने के बाद उसका पीरियड जो है वो चालू होगा। और डेट ऑफ बिल मतलब आफ्टर डेट बिल के केस में क्या होता है, जो डेट ऑफ बिल है उसी टाइम से उसका पीरियड जो है, क्रेडिट पीरियड जो है वो चालू हो जाता है। फाइन, सो दैट इज आफ्टर डेट बिल एंड आफ्टर साइड बिल। इसके साथ साथ एक्सेप्टेंस में भी 2 तरीके के एक्सेप्टेंस हो सकते हैं। एक एक्सेप्टेंस जहां पे कोई भी कंडीशन नहीं है, जिसको बोला जाता है अनक्वालिफाइड एक्सेप्टेंस, या कोई भी जनरल एक्सेप्टेंस जिसमें कोई भी कंडीशंस नहीं इंसर्ट की है। दूसरा होता है क्वालिफाइड या कंडीशनल एक्सेप्टेंस, जिसमें क्या किया जाता है, आपने अगर बिल में लिखा है पे टू मी आफ्टर 3 मंथ्स तो ड्रॉई एक्सेप्ट करते टाइम लिखेगा
एक्सेप्टेड बट फॉर 4 months, मतलब पीरियड एक्सटेंड करेगा। या आपने बिल बनाया है 40,000 का, वो बोलेगा आई विल पे, मतलब एक्सेप्ट करेगा, बट क्या लिखेगा, बट फॉर 35,000 ओनली या फॉर 30,000 ओनली। इसका मतलब है अमाउंट में कुछ ना कुछ कॉम्पनसेट करेगा या कुछ ना कुछ वहां पे वो बेनिफिट लेगा। ओके, सो अगर वो कुछ कंडीशन डाल के एक्सेप्ट करता है उसको क्या बोला जाता है, कंडीशनल एक्सेप्टेंस। और कुछ कंडीशन डाल के नहीं किया जा रहा है, नॉर्मल जो बिल था वही एक्सेप्ट किया जा रहा है, तो उसको बोलते हैं जनरल एक्सेप्टेंस या अनक्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। गॉट द पॉइंट? सो ये दो टाइप के एक्सेप्टेंस होते हैं। क्वालिफिकेशंस भी किस किस टाइप के आते हैं वो भी उन्होंने दिया है। क्वालिफिकेशन एज टू टाइम, प्लेस है, अमाउंट है, पार्टीज है, कंडीशन है, एक्सेट्रा। ये क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में आ सकता है फॉर 5 मार्क्स। किस पर्पस के लिए, ड्रॉ अ फॉर्मेट और ड्राफ्ट अ स्पेसिमेन ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज। इसमें आपको डिटेल्स क्या क्या दिए रहते हैं, डिटेल्स आपको दिए रहते हैं पार्टी का नाम, ड्रॉवर का नाम, अमाउंट क्या है बिल का, ड्रॉई का नाम, कभी कभी दिया जाता है पेई का नाम। कंपलसरी नहीं है कि पेई का नाम दिया जाए। पेई का नाम नहीं दिया है तो हम कंटेंट क्या रखेंगे, सिंपल, पे टू मी और टू माई ऑर्डर। पेई का नाम दिया जाए मिस्टर साने तो क्या लिखोगे, पे टू मिस्टर साने और हिज ऑर्डर। बाकी सब सेम, सम ऑफ 4,000 रुपीज ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। इज इट क्लियर? एक्सेप्टेड लिखना है। अगर यहाँ पे आपको दिया जाता है एक्सेप्टेड कंडीशनल, तो एक्सेप्टेड के यहाँ बीच में आपको यहाँ बीच में लाइन इंसर्ट करके डालना क्या पड़ता है, से फॉर 2 months ओनली, या फॉर कितने का बिल है ये है 44,000, तो फॉर 40,000 ओनली, ये डालनी पड़ती है आपको कंडीशन। समझा फॉर्मेट के रिगार्डिंग? ओके, लेट्स क्विकली रिवाइज। टॉप में क्या लिखते हैं फॉर्मेट के, टॉप में लिखा जाता है बिल ऑफ एक्सचेंज, उसके बाद लेफ्ट साइड में स्टैम्प और फिगर में अमाउंट, उसके बाद राइट साइड में क्या लिखा जाता है, हमारे डिटेल, ड्रॉवर का नेम, ड्रॉवर का एड्रेस, डेट ऑफ बिल, ड्रॉर। उसके बाद चालू करते हो आप कंटेंट। कंटेंट में क्या लिखोगे, डैश मंथ्स या डैश डेज आफ्टर डेट, आई ऑर्डर यू टू पे टू मी और टू माई ऑर्डर, या पेई का नाम दिया है तो पे टू पेई और टू हिज ऑर्डर, अ सम ऑफ रुपीज 10,000 15,000 डैश वॉट एवर ओनली फॉर वैल्यू रिसीव। उसके बाद लेफ्ट साइड में क्या लिखोगे, ड्रॉई के पर्टिकुलर्स, ड्रॉई का नेम, ड्रॉई का एड्रेस, एंड उसके बाद राइट साइड में हमारा खुद का साइन, तो एस डी ड्रॉवर का सिग्नेचर। बीच में एक्सेप्टेंस का कॉलम बनाओगे, यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमास में लिखोगे एक्सेप्टेड, उसके नीचे साइन ऑफ द ड्रॉई, ड्रॉई का साइन, तो नेम किसका लिखना पड़ेगा, ड्रॉई का, एंड डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। आपको अगर कंडीशनल चीज है, कंडीशनल एक्सेप्टेंस है, तो एक्सेप्टेड के नीचे क्या लिखोगे, बट फॉर whatever condition you want to put. Is it clear? Yes. टॉप में बिल ऑफ एक्सचेंज, उसके बाद स्टैम्प, उसके बाद अमाउंट इन फिगर्स, राइट में ड्रॉवर के डिटेल, ड्रॉवर का नेम, ड्रॉवर का एड्रेस, डेट ऑफ ड्रॉइंग, उसके बाद कंटेंट, नीचे क्या आएगा, लेफ्ट साइड में ड्रॉई के पर्टिकुलर्स, ड्रॉई का नेम, ड्रॉई का एड्रेस, राइट साइड में साइन, साइन ऑफ द ड्रॉवर, बीच में क्या लिखोगे, एक्सेप्टेड बट फॉर वट एवर वैल्यू नहीं है तो एक्सेप्टेड जस्ट साइन ऑफ द ड्रॉई, एंड लास्टली डेट। क्लियर है? ओके। If the condition is not accepted, then that will not be valid. Then he'll again draw a new bill with any fresh condition. नहीं accepted है, उसको चल रहा है कि ठीक है 4 months की जगह 5 months, then it will continue its existence. ओके, अब आते हैं और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर, हम कैलकुलेट करते हैं ड्यू डेट ऑफ द बिल। तो यहाँ पे जो हमने बोला आफ्टर डेट बिल है या आफ्टर साइड बिल है, उसके बाद हमको क्या करना पड़ता है, हमको ये बिल की कैलकुलेट करनी पड़ती है ड्यू डेट। हमको अगर मंथ्स के हिसाब से दिया जाता है तो मंथ्स के हिसाब से क्या करेंगे, जो डेट है, आफ्टर डेट बिल के लिए पीरियड कहाँ से कैलकुलेट करना चालू करोगे, पीरियड कैलकुलेट करना चालू करोगे फ्रॉम द डेट ऑफ द बिल, एंड आफ्टर साइड बिल के लिए डेट ऑफ एक्सेप्टेंस से चालू करोगे। पीरियड ऐड करना है, डेट में पीरियड ऐड करने के बाद कौन सी ड्यू डेट आती है, यू गेट द
नॉमिनल ड्यू डेट, और उसमें जब आप 3 डेज ऑफ ग्रेस ऐड करते हो तब जाके आपको क्या मिलती है, लीगल ड्यू डेट. You have to ensure whenever you are asked the legal due date कि legal due date should not fall on a public holiday. अगर पब्लिक हॉलिडे है और उस पे आपकी लीगल, नॉमिनल नहीं, लीगल, आफ्टर एडिंग 3 डेज ऑफ ग्रेस लीगल ड्यू डेट आ रही है, तो आपको बिल की ड्यू डेट क्या माननी है, अ प्रीवियस डे. एंड इफ द ड्यू डेट, द लीगल ड्यू डेट जिस दिन पे फॉल हो रही है वो डिक्लेयर होता है एज अ पब्लिक हॉलिडे, तो पब्लिक हॉलिडे डिक्लेयर अगर होता है तो आपको ड्यू डेट क्या माननी है, द डे आफ्टर द लीगल ड्यू डेट. फाइन. तो अगर आपका 26 जनवरी को आ रहा है लीगल ड्यू डेट, तो ये लीगल ड्यू डेट 26 जनवरी को फॉल हो सकता है क्या, नहीं, बिकॉज इट इज अ नेशनल हॉलिडे. तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रीपोन 25 जनवरी. वेर एज अगर आपका ड्यू डेट कोई नॉर्मल लीगल ड्यू डेट से आ रहा है 30th अगस्त को, बट ड्यू टू सर्टेन इमरजेंसी 30th अगस्त हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अ पब्लिक हॉलिडे, तो 30th अगस्त के अगले दिन आ जाएगी आपकी ड्यू डेट, तो 31st अगस्त बन जाएगी आपकी ड्यू डेट. इज इट फाइन. मंथ्स का कैलकुलेशन होता है वो मंथ के हिसाब से करना है. डेज का कैलकुलेशन आता है तो 60 डेज लिखा है, इसका मतलब 2 मंथ्स नहीं होता है, 60 डेज आपको एक्चुअली कैलकुलेट करने पड़ेंगे. तो अगर आपको बिल की डेट दी हुई है फॉर एग्जाम्पल 20th ऑफ अगस्त एंड बोला है कि 60 डेज का बिल है, तो कैलकुलेशन कैसे करोगे, अगस्त में कितने डेज होते हैं, 31, इससे 20 माइनस करोगे तो अगस्त के कितने दिन बचे, 11. इसके बाद आएंगे सितंबर के डेज 30, ये दोनों मिला के कितना हो गया 41. 60 में से 41 अगर गए हैं तो कितने बचे हैं 19. तो ये 19th अक्टूबर आएगी कौन सी, नॉमिनल ड्यू डेट. इसमें 3 डेज ऑफ ग्रेस ऐड करोगे तो 22 अक्टूबर बनेगी आपकी लीगल ड्यू डेट. इज इट क्लियर. सो डेज का कैलकुलेशन जो है केयरफुली आपको करना पड़ता है. मंथ्स का कैलकुलेशन है तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप सीधे मंथ्स ऐड कर सकते हो. मंथ्स के केस में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन कब आता है, जब आपको दिया जाता है 31st जैन का बिल है और 1 मंथ का पीरियड है, तो आप क्या लोगे, एंड ऑफ फेब्रुवरी, तो आएगा 28 फेब इफ इट इज नॉट अ लीप ईयर प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस. आपको दिया जाए अगर 28 फेब और बोला जाए 1 मंथ, तो क्या करोगे, 28 मार्च ही लोगे. तब मार्च का एंड नहीं जाओगे, क्यों नहीं जाओगे, क्योंकि 1 मंथ का पीरियड कब खत्म हो रहा है, 28 मार्च को, एंड उसमें फिर 3 डेज ऑफ ग्रेस ऐड करो. ये थोड़े जो केसेस है इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है, बाकी मंथ्स के केस में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आता है. डेज का कैलकुलेशन करते टाइम यू हैव टू बी केयरफुल, जो डेट से दिया है उतने मंथ से उतने डेज माइनस करो और उसके बाद कैलकुलेशन चालू करो. फाइन. ओके. इसमें से कुछ क्वेश्चंस जो है ऑब्जेक्टिव के लिए भी पूछे जा सकते हैं रिलेटेड टू द पॉइंट्स व्हिच वी डिस्कस्ड. बिल ऑफ एक्सचेंज की पार्टीज जो है, क्वालिफाइड अनक्वालिफाइड एक्सेप्टेंस के बारे में है. उसके बाद हमने बोला आफ्टर डेट बिल, आफ्टर साइड बिल के बारे में है. ड्यू डेट्स के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो 1-2 मार्क के ऑब्जेक्टिव जो है आपको इसमें से आ सकते हैं. ड्राफ्ट ऑफ बिल भी डिस्कस कर लिया जो करीबन 5 मार्क्स के लिए आपको आता है इन द इनिशियल पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, मतलब जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आते हैं फर्स्ट, उसी में 5 मार्क का आपको आएगा ड्राफ्ट. फाइन. ओके. नाउ लेट अस मूव ऑन टू द एंट्रीज, अकाउंटिंग एंट्रीज रिलेटेड टू बिल ऑफ एक्सचेंज. अभी अकाउंटिंग एंट्रीज में सबसे पहले हमको क्या है, हमको देखने पड़ते हैं 2 बुक्स. किसके बुक्स, एक तो ड्रॉवर के बुक्स और दूसरे ड्रॉई के बुक्स. ड्रॉवर मतलब कौन होता है, हमने डिस्कस किया, हु ड्रॉज द बिल ऑफ एक्सचेंज, या जिसको वो बिल ऑफ एक्सचेंज से पैसे क्या है, रिसीवेबल है. तो इसलिए ड्रॉवर के बुक्स में ये बिल हमेशा किस तरीके से दिखते रहेगा, एज अ बिल रिसीवेबल. तो उसके बुक्स में हमेशा वो दिखते रहेगा एज अ बिल रिसीवेबल. वेरएज ड्रॉई इज अ पार्टी जिसको क्या है, इस बिल के अगेंस्ट पैसे पे करने हैं. तो ड्रॉई के बुक्स में ये बिल किस तरीके से दिखते रहेगा, एज अ बिल पेबल. गॉट द पॉइंट. तो पहली एंट्री जो आती है दैट इज रिलेटेड टू सेल ऑफ गुड्स. हमने देखा था जब इनिशियल पार्ट देखा कि पहले क्या होना चाहिए, देयर हैज टू बी अ क्रेडिट सेल ट्रांजैक्शन.
तो क्रेडिट सेल का जब ट्रांजैक्शन होता है तो एंट्री क्या होगी, बीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये किसके बुक्स में चल रहा है, ड्रॉवर के। ए इज द ड्रॉवर, बी इज द ड्रॉइंग, ऐसे अजम्पशन से एंट्री रिवाइज करते हैं। तो पहली एंट्री क्या होगी, गुड्स सोल्ड टू बी, बीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स। उसके बाद एंट्री आएगी वेयर द बिल हैज बीन एक्सेप्टेड बाय बी, बी के यहां से जब एक्सेप्ट होता है तो वो बिल ऑफ एक्सचेंज वैलिडली बिल बन जाता है जिसके अगेंस्ट अमाउंट रिसीवेबल पेएबल है। तो वो एंट्री क्या आएगी, एसेट जनरेट होगा हमारे बुक्स में एज अ ड्रॉवर, सो बिल रिसीवेबल अकाउंट विल बी डेबिटेड। एंड ये जो बी अकाउंट हमने यहाँ पे डेबिट किया था बिकॉज पैसे रिसीवेबल थे, वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नलिफाई हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। इज इट क्लियर? सो फर्स्ट एंट्री इज बीज अकाउंट डेबिट टू सेल, दूसरी एंट्री इज बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट। इसके बाद आते हैं ये बिल ऑफ एक्सचेंज के अलग अलग यूजेस। यूजेस में क्या होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज एक तो ड्रॉवर ने जनरेट किया, बी ने एक्सेप्ट किया, अब ए जो है वो खुद ही के पास ये बिल रिटेन करेगा टिल द ड्यू डेट, एंड ड्यू डेट ही विल अप्रोच बी फॉर द पेमेंट ऑफ दैट बिल। तो क्या वहां पे आप अगर आपके पास कोई एसेट रख रहे हो तो क्या उसकी एंट्री उसमें होगी, हमारे बुक्स में कुछ नहीं, वो एसेट हमारे पास ऑलरेडी आया हुआ था, अभी वो हमने सिर्फ अपने पास रखा है, तो रिटेन करते टाइम कोई भी एंट्री नहीं आती है। रिटेन के केस में सीधे एंट्री कब आएगी, ऑन द ड्यू डेट, जब वो पैसे लेने जाएगा तो मिलेंगे या नहीं मिलेंगे उस हिसाब से। नेक्स्ट केस आता है एंडोर्स टू सी। एंडोर्स टू सी का मतलब क्या होता है, सी एक पार्टी थी जिसको ए को क्या करना था, पैसे पे करने थे। नाउ बिल ऑफ एक्सचेंज इज अ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट विच इज फ्रीली ट्रांसफरेबल। तो आपको अगर किसी को पैसे पे करने हैं तो ये पैसे की जगह ये इंस्ट्रूमेंट जो है वो ट्रांसफर किया जा सकता है, यूज किया जा सकता है एज अ मॉनिटरी कॉम्पनसेशन, राइट। सो यहाँ पे हमने क्या किया, हमको सी को पैसे पेएबल थे, हम कौन है अभी, ए, तो हमने ये पैसे पे करने की जगह उसको क्या कर दिया, उसको हमने ये बिल रिसीवेबल ट्रांसफर कर दिया। तो सी को बिल रिसीवेबल मिला, सी इज द रिसीवर ऑफ द एसेट, तो सी के अकाउंट को क्या हो जाएगा, सी के अकाउंट को हो जाएगा डेबिट। और हमने अपना एसेट जो दिया, एसेट इज गोइंग आउट, बिल रिसीवेबल इज गोइंग आउट, तो उसको क्या हो जाएगा, बिल रिसीवेबल को हो जाएगा क्रेडिट। व्हाट द पॉइंट, दैट इज एंडोर्स टू सी। नेक्स्ट है डिस्काउंटेड विद बैंक, मतलब हमने टाइम लिमिट दिया था बी को पे करने के लिए 4 महीने का, बट हमको सडनली आफ्टर 2 months वी हैव अर्जेंट नीड ऑफ मनी, हमको तुरंत क्या चाहिए, पैसे यहाँ पे चाहिए। तो 2 महीने बाद अगर पैसे चाहिए तो बी तो हमको नहीं देने वाला क्योंकि बी ने पहले ही क्या कमिट किया है, 4 months का कमिटमेंट दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम बैंक को अप्रोच करते हैं और बैंक वालों को बोलते हैं अभी आप हमारा बिल ले लो, हमको उसके अगेंस्ट पैसे दे दो, और जब ड्यू डेट आएगी तब आप जाके बी से वो अमाउंट क्या करना, रिकवर कर लेना। तो यहाँ पे ये प्रोसेस को बोला जाता है डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज, जहां पे इनडायरेक्टली बैंक हमको वो बिल के अगेंस्ट क्या दे रही है, टेम्पररी लोन, और वो क्या करेगी, वो रिकवर करेगी द अमाउंट ऑफ द बिल फ्रॉम द ड्रॉइंग। अब यहाँ पे हमारे बैंक अकाउंट में बैंक के यहाँ से पैसे आ जाते हैं, बैंक अकाउंट को क्या हो जाता है, डेबिट। हमारे एंड से बिल ऑफ एक्सचेंज जो है फिर से कहां चला जाता है, बैंक के पास, तो बिल रिसीवेबल को क्या हो जाता है, क्रेडिट। अब यहाँ पे समझने की बात यह है कि हम अगर बैंक से अर्ली पेमेंट ले रहे हैं, हमको मिलने कब वाला था, 4 महीने बाद, बट हम बैंक से कब ले रहे हैं, 2 महीने बाद, तो 2 महीने बाद ले रहे हैं, तो क्या हम 2 months एडवांस पेमेंट ले रहे हैं, यस। तो ये एडवांस पेमेंट जो हमने पीरियड के लिए लिया है, वो एडवांस मंथ्स के लिए बैंक हमसे क्या चार्ज करती है, इंटरेस्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिस्काउंटिंग चार्जेस। सो इसलिए ये डिस्काउंटिंग चार्जेस हमारे क्या बन जाते हैं, एक्सपेंस, इट इज लाइक अ इंटरेस्ट ऑन द लोन विच वी हैव बोरोड फ्रॉम द बैंक, तो वो भी क्या बन जाते हैं, हमारे एक्सपेंस। तो यहाँ एंट्री क्या आ जाती है, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। इसका मतलब होता है बिल रिसीवेबल जो वैल्यू का हमारा जा रहा है उतने पैसे हमको नहीं मिल रहे, बैंक कुछ अमाउंट काट के हमको पैसे दे रही है, वो जो कटा हुआ अमाउंट है वो कहा जाएगा, डिस्काउंट अकाउंट। ओके, यू नीड टू अंडरस्टैंड ये जो इंटरेस्ट लगता है ये कौन से पीरियड के लिए लगेगा,
दिस विल बी अप्लाइड फॉर द पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्काउंटिंग टू द ड्यू डेट, क्योंकि उतने पीरियड के लिए एडवांस मनी रिसीव हुआ है ना हमको, तो डिस्काउंट कैलकुलेट कौन से पीरियड के लिए होगा? डिस्काउंट इज कैलकुलेटेड फॉर द पीरियड फ्रॉम डेट ऑफ डिस्काउंटिंग टू ड्यू डेट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको कभी कभी सिर्फ अमाउंट दिया जाता है बिल का और पीरियड दिया जाता है, डिस्काउंट का अमाउंट नहीं दिया जाता, रेट दिया जाता है, तो उस टाइम आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। और वो किस पीरियड के लिए कैलकुलेट करोगे? फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्काउंटिंग टू द ड्यू डेट। 4 मंथ का बिल है, 3 महीने बाद डिस्काउंट किया, कितने पीरियड के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे? 1 महीने के लिए। 5 मंथ का बिल है, आपने 2 मंथ्स के बाद डिस्काउंट किया, कितने पीरियड के लिए करोगे? 3 मंथ्स के लिए। 3 मंथ्स का बिल है, इमीडिएटली बिल मिलते ही डिस्काउंट किया, कितने पीरियड के लिए करोगे? 3 मंथ्स। समझ पा रहे हो? डेट ऑफ डिस्काउंटिंग से ड्यू डेट के लिए आपने पैसा बोरो किया है बैंक से, तो वो पीरियड के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट करो। कंसेप्ट क्लियर है? एंट्री क्या होती है डिस्काउंटिंग की? बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। नेक्स्ट आता है सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। यहाँ पे आप बैंक से एक सर्विस ले रहे हो ऑफ कलेक्टिंग द बिल ऑन योर बिहाफ। आप जाके सब कस्टमर्स को अप्रोच नहीं करोगे फॉर गिविंग यू द मनी अगेंस्ट द बिल, ये सर्विस आपको कौन प्रोवाइड करेगा? बैंक। तो इसके लिए आपको फिर से क्या करना पड़ता है? उनको आपका बिल हैंड ओवर करना पड़ता है, वो रिकवरी करेंगे कहाँ से? ड्रॉई से। तो इसलिए ये बैंक फॉर कलेक्शन ऑफ बिल्स जो है, उनके पास आपका बिल चला जाता है और उनसे आपको पैसे रिसीवेबल बन जाते हैं। इसलिए यहाँ पे एंट्री क्या हो जाती है? बैंक फॉर कलेक्शन ऑफ बिल्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। समझ पा रहे हो? अब यहाँ पे समझो, टू समराइज दिस, ये अगर पूरा हमको समराइज करना है तो हम किस तरीके से इसको समराइज कर सकते हैं? सबसे पहले पहली 2 एंट्रीज तो हमको क्लियर है। सेल की एंट्री होगी बीज अकाउंट डेबिट टू सेल, नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट। अब उसके यूजेस की जो एंट्री है, यूजेस के लिए जो एंट्री पास होती है वो ड्रॉवर के बुक्स में अगर हम देखें तो ड्रॉवर के बुक्स में रिटेन के लिए कोई एंट्री नहीं है, पर बाकी कोई भी यूज करते हैं तो इस टाइम पे एंट्री कैसे होती है? अगर सी को दिया तो क्या होता है? सीज अकाउंट डेबिट। अगर हमने बैंक के पास डिस्काउंट किया तो क्या होता है? बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट, बिकॉज बैंक हमको पूरा पैसा नहीं देती है, डिस्काउंट काट के देती है, तो बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। या हमने बैंक फॉर कलेक्शन को भेजा तो क्या हो जाता है? बैंक फॉर कलेक्शन ऑफ बिल्स अकाउंट क्या होता है? डेबिट। तो क्या ये सब पार्टीज के अकाउंट डेबिट हो जाते हैं? यस, बिकॉज सी को बिल चला गया, बैंक को बिल चला गया, यहाँ बीएफसीओबी को बिल चला गया। पर्पसेस आर डिफरेंट, बट क्या बिल इनको चला गया? यस। तो ये क्या हो जाते हैं? ये सब पार्टी के अकाउंट डेबिट हो जाते हैं और हमारे हाथ से क्या चला जाता है? बिल्स रिसीव। सो दिस इज द एंट्री विच यू पास। क्लियर है? रिटेन्ड है तो कोई एंट्री नहीं, कोई भी यूज है तो जिसको भी बिल दे दिया वो पार्टी का अकाउंट क्या? डेबिट। और बिल रिसीवेबल चला गया तो बिल रिसीवेबल को क्या? क्रेडिट। इज इट क्लियर? यस। नेक्स्ट, अब आता है अगला पॉइंट जहां पे आपने बिल आपके पास रखा या किसी और को दे दिया, बट आती है आपकी अभी ड्यू डेट। ड्यू डेट मतलब जब ड्रॉई आपको क्या करने वाला था? पैसे आपको देने वाला था। तो ये ड्यू डेट पे अगर ड्रॉई वैलिडली आपको पैसा दे देता है तो आप इस केस में क्या एंट्री पास करोगे? अगर आपने बिल रिटेन किया था तो मतलब बिल आपके पास था अभी भी, अब आपको वो बिल के अगेंस्ट क्या मिलने वाला है? पैसा मिलने वाला है। मतलब क्या वो एसेट का यूज अभी खत्म होने वाला है? यस। सो ये एसेट का यूज खत्म होने वाला है तो वो एसेट की वैल्यू हमको रिड्यूस करनी पड़ेगी। तो बिल रिसीवेबल को क्या कर देंगे हम? बिल रिसीवेबल को क्रेडिट कर देंगे और उसके अगेंस्ट जब पैसे आएंगे तो हम क्या करेंगे? कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो ये केस कब होता है? जब हमने बिल अपने पास रखा। अगर हमने सी को दे दिया है या बैंक के पास डिस्काउंट कर दिया है तो बिल हमारे पास है? नहीं है, बिल ऑलरेडी चला गया है। तो जब ऑनर होता है बिल तो क्या हमारे पास उसकी एंट्री पास करने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट है? नहीं है, तो हम इसकी कोई भी एंट्री हमारे बुक्स में पास नहीं करते हैं।
अगला केस आता है, अगर हमने बैंक फॉर कलेक्शन ऑफ बिल्स को ये बिल दे दिया था, तो हमने क्या किया था, बिल तो चला गया था, तो बिल के रिगार्डिंग एंट्री नहीं पास कर सकते, बट हमने दिखाया था ना वहां की बीएफसीओबी से हमको पैसे रिसीवेबल है, तो ये बैंक फॉर कलेक्शन ऑफ बिल्स से हमको पैसे मिल रहे हैं, तो हम उसकी एंट्री क्या करेंगे, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक फॉर कलेक्शन ऑफ बिल्स अकाउंट। और इसके साथ साथ अगर बैंक ने हमसे ये बिल कलेक्ट करते टाइम कलेक्शन चार्जेस लिए हैं, तो क्या हो जाएगा, वो बैंक चार्जेस डेबिट हो जाएंगे, बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। कहीं कहीं इसकी कंबाइंड एंट्री भी की हुई है, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, उसके साथ साथ बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक फॉर कलेक्शन ऑफ बिल्स। फाइन, समझ गया ये इतने तक? ओके। अब आता है केस जहां पे ड्रॉई आपको पैसे नहीं देगा। ड्रॉई ने क्या किया है, उसने कमिट तो किया था, बट उसने अपना बिल क्या कर दिया, उसने अपना बिल डिसऑनर कर दिया, मतलब ही इज नॉट गोइंग टू वैलिडली पे मनी अगेंस्ट दैट बिल। अगर आपने बिल रिटेन किया है और वो डिसऑनर हो गया, तो इस केस में क्या हो जाएगा, आपके यहां से बिल रिसीवेबल जो है वो क्या हो जाएगा, वो तो कैंसिल करना पड़ेगा, बिकॉज वो क्या हो गया, उसकी ड्यू डेट आ गई है, वो बिल मैच्योर हो गया है, बट उसके अगेंस्ट पेमेंट नहीं आया। तो आपको अभी पेमेंट कहां से आएगा, फिर से आपको पेमेंट आ जाएगा बी से। सो बी से अगेन क्या बन जाएगा, मनी रिसीवेबल। जब भी पार्टी से मनी रिसीवेबल बनता है तो बी विल अगेन बिकम योर डेटर। तो आप क्या करोगे, बीज अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड बिल्स रिसीवेबल विल बी क्रेडिटेड। यहाँ पे अगर आपको सिचुएशन दिया जाता है दैट यू हैव पेड द नोटिंग चार्जेस, जनरली आखिरी में जिसके हाथ में बिल रहेगा वो पर्सन क्या करेगा, नोटिंग चार्जेस पे करेगा, क्योंकि वही फैक्ट ऑफ डिसऑनर नोट करेगा विद द नोटरी पब्लिक, तो ही इज गोइंग टू पे द नोटिंग चार्जेस। तो अगर हम बिल रिटेन करते हैं तो बिल किसके पास है, हमारे पास है, तो नोटिंग चार्जेस कौन पे करेगा, हम पे करेंगे। तो हम नोटिंग चार्जेस पे करेंगे तो हमारे एंड से पैसे चले जाएंगे, बट क्या वो नोटिंग चार्जेस हमारे एक्सपेंस है, नहीं है। ये नोटिंग चार्जेस उसके एक्सपेंस होते हैं जिसके गलती के कारण ये बिल डिसऑनर हुआ है। तो हम यहाँ पे बी के कारण बिल डिसऑनर हुआ है, तो वो नोटिंग चार्जेस कहाँ से रिकवर करेंगे, बी से। तो ये सिचुएशन देखो, हमारा 10,000 का बिल था, वो बी ने डिसऑनर कर दिया है और उसके ऊपर 100 रुपए हमने नोटिंग चार्जेस पे किए हैं, तो हम 10,000 सो बी से रिकवर करेंगे ही, उसके साथ साथ और कितना करेंगे, 100 रुपया भी करेंगे। तो बीज अकाउंट विल बी डेबिटेड विद द अमाउंट ऑफ बिल प्लस द नोटिंग चार्जेस इफ गिवन इन द सम, टू बिल रिसीवेबल बिल का अमाउंट, टू कैश और बैंक नोटिंग चार्जेस का अमाउंट। इज इट क्लियर? यस। नेक्स्ट है, अगर हमने एंडोर्स किया है या डिस्काउंट किया है बिल, ओके, एंडोर्स किया है या डिस्काउंट किया है बिल, इस केस में क्या हुआ है, हमारा बिल जो है वो किसी दूसरे पार्टी को ऑलरेडी चला गया है। तो हमारा बिल अगर किसी दूसरे पार्टी को ऑलरेडी चला गया है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम उनको पैसे हमको पे करने पड़ेंगे। अमाउंट विल बिकम पेएबल बाय अस टू सी एंड अमाउंट विल बी डिडक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम आवर बैंक अकाउंट, राइट। तो हमको पे उनको करना पड़ेगा, और ये अमाउंट जो हम उनको पे करेंगे वो हम रिकवर किससे करेंगे, रिसीवेबल किससे है हमको, बी से। तो इसलिए एंट्री क्या हो जाती है, बीज अकाउंट डेबिट टू सीज अकाउंट, ये डेटर बन गया, ये क्रेडिटर बन गया, या बीज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक से पैसे कटे जो रिकवर रिसीवेबल है कहां से, बी से। अब यहाँ पे वो पार्टीज जो बिल्ड होल्ड कर रही है ऑन द ड्यू डेट, अगर उन्होंने नोटिंग चार्जेस पे किए हैं, तो क्या हमको भी उनको ज्यादा अमाउंट देना पड़ेगा, यस। और वो हम रिकवर कहां से करेंगे, बी से। तो उससे भी ज्यादा अमाउंट लेंगे, इनको भी ज्यादा अमाउंट देंगे। ये हमारे बुक्स में कैश और बैंक में एंट्री क्यों नहीं आई, क्योंकि हमने नोटिंग चार्जेस नहीं पे किए हैं। जब उनके पास बिल रहेगा, नोटिंग चार्जेस कौन पे करेंगे, वही पार्टीज। सिमिलरली इफ द बिल इज सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन, तो बैंक फॉर कलेक्शन से जो पैसे रिसीवेबल हमने बनाए थे वो हमको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स, एंड फिर से डेटर किसको बनाना पड़ेगा, बी को। अगेन नोटिंग चार्जेस अगर बीएफसीओबी ने पे किए हैं तो अमाउंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा बाय द नोटिंग चार्जेस अमाउंट। आर द एंट्रीज क्लियर? ओके, तो अंडरस्टैंड डिसऑनर के लिए फिर से समराइज्ड एंट्री कैसे होती है। डिसऑनर का अगर केस है
तो डिसऑनर के केस में ड्रॉवर के बुक्स में क्या होता है, अंडरस्टैंड इंपॉर्टेंट, बी विल अगेन बिकम द डेटर। तो कोई भी केस हो, रिटेन्ड हो, गिवन ऑफ टू एनीवन हो, बीज अकाउंट विल ऑलवेज बी डेबिटेड बिकॉज बी विल अगेन बिकम द डेटर। अब एंट्री कैसे आएगी, अगर रिटेन्ड है तो टू बिल्स रिसीवेबल एंड नोटिंग चार्जेस इफ एनी, तो नोटिंग चार्जेस कहां से रिकॉर्ड होते हैं, कैश या बैंक से। ये एक पर्सपेक्टिव हो सकता है। हमने अगर एंडोर्स किया है तो सीज अकाउंट, हमने अगर डिस्काउंट किया है बैंक से तो बैंक अकाउंट, हमने अगर बीएफसीओबी को भेजा है तो बीएफसीओबी अकाउंट। व्हाट इट, सो ये सब को क्या हो जाएगा, क्रेडिट। और एक डेबिट कंपलसरी किसको है, डिसऑनर होता है तो बीज अकाउंट। क्लियर, यस। नेक्स्ट आता है केस ऑफ रिन्यूअल ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज। रिन्यूअल का पॉइंट क्या है, अगर हमारे पास बिल था वो डिसऑनर हुआ है या होने वाला था, ऐसा रियलाइजेशन जब ड्रॉई को होता है, एक तो होने वाला है या होने के बाद, मतलब ड्यू डेट के पहले ही वो आके आपको बताएगा या ड्यू डेट पे बताएगा, दोनों इंस्टेंसेस अलाउ हो जाते हैं। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो बोलता है कि हम ये पुराना बिल जो है वो मैं पे नहीं कर पाऊंगा, हम इसको क्या करते हैं, रिन्यू करते हैं, कुछ एक फिजिबल टर्म्स के साथ फिर से क्या करते हैं, नया बिल हमारे बीच में जनरेट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है, जो पुराना बिल है उसका कैंसिलेशन करना पड़ता है। कैंसिलेशन के एंट्रीज कैसे होंगे, एग्जैक्टली सिमिलर टू डिसऑनर ऑफ द बिल। उसके बाद बी बोलता है कि मैं अभी आपको कुछ पैसे जितने अवेलेबल है उतने दे देता हूँ, बचे हुए अमाउंट के लिए न्यू बिल बनाते हैं। तो ये क्या करेगा, पार्ट पेमेंट करेगा। पार्ट पेमेंट बी से आएगा तो एंट्री क्या आ जाएगी, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट। फिर अगर आता है हमारे लिए इंटरेस्ट, इंटरेस्ट किस लिए, अगर हमारा 10,000 का बिल था जिसका रिन्यूअल बी ने रिक्वेस्ट किया है और वो हमको पे कर रहा है 2,000 रुपीज, तो इसका मतलब 8,000 का अनपेड बैलेंस है अभी भी, यस। तो ये 8,000 के ऊपर क्या लगेगा, जो एक्स्ट्रा पीरियड उसने मांगा है उतने पीरियड के लिए इंटरेस्ट लगेगा। तो इंटरेस्ट की एंट्री क्या होगी, बी से ये रिसीवेबल डेबिट एंड ये इंटरेस्ट हमारा इनकम है, तो इंटरेस्ट को क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो इंटरेस्ट के चार्ज करने के लिए बीज अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, और फिर बनेगा न्यू बिल। न्यू बिल की एंट्री क्या बनेगी, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी। अब इसमें वेरिएशन कैसे आते हैं, एक बार बोलते हैं कि कभी इंटरेस्ट अमाउंट वो कैश पेमेंट में इंक्लूडेड है या कभी इंटरेस्ट अमाउंट बिल के अमाउंट में, नए बिल के अमाउंट में इंक्लूडेड है, तो वो आपको सब में ध्यान से देख के अकॉर्डिंगली उसकी एंट्रीज जो है वो पास करनी पड़ेगी। नेक्स्ट आता है रिटायरमेंट ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज बिफोर ड्यू डेट। मतलब उसने आपको कमिट किया था कि वो 4 महीने बाद आपको पेमेंट देगा, बट 3 महीने में ही उसके पास रिक्वायर्ड फंड्स आ जाते हैं, वो बोलता है मैं आपको अर्ली पेमेंट कर दूंगा। तो अर्ली पेमेंट करने के लिए क्या हो जाता है, कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट, बिकॉज आपको पैसे आ गए। रिबेट अकाउंट, क्योंकि वो अगर आपको एडवांस में पेमेंट कर रहा है तो वो ऑफकोर्स क्या एक्सपेक्ट करेगा, कुछ ना कुछ आप उसके वैल्यू से कम कर दो, डिस्काउंट दे दो, तो वो रिकॉर्ड होता है रिबेट अकाउंट के थ्रू। रिबेट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। ये रिबेट का अमाउंट अगेन परसेंटेज फॉर्म में आपको कैलकुलेट करने को बोले तो कहां से कैलकुलेट होगा, फ्रॉम डेट ऑफ रिटायरमेंट, जिस दिन आपने रिटायर करने को एग्री किया, टू ड्यू डेट, मतलब ड्यू डेट के कितने दिन पहले आप रिटायर कर रहे हो उस हिसाब से परसेंटेज अप्लाई करके रिबेट चार्ज कर दो। सो दैट इज रिबेट टू बिल्स रिसीवेबल। नेक्स्ट आता है इंसॉल्वेंसी ऑफ द ड्रॉई। इंसॉल्वेंसी मतलब ड्रॉई आपको अभी क्या पैसे दे पाएगा, नहीं दे पाएगा, बिकॉज सिचुएशन क्या हुई है, ही हैज बिकम इंसॉल्वेंट, ही हैज नो मनी लेफ्ट। तो सबसे पहले तो जो बिल आपके बीच में जनरेटेड है वो क्या हो जाएगा, डिसऑनर हो जाएगा, और उसके बाद जब उसका फाइनल सेटलमेंट होगा, फाइनल रिकवरीज होंगी, तो कुछ कुछ अमाउंट वो आपको दे देगा। तो जब कुछ अमाउंट आपको दे देगा एट द टाइम ऑफ फाइनल सेटलमेंट, तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड,
जो नहीं मिलेगा अमाउंट वो क्या करोगे, बैड डेट्स अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड बीज अकाउंट विल बी क्लोज्ड। फाइन, फ्लो सब समझा? ओके। अब आते हैं बुक्स ऑफ ड्रॉई में। ड्रॉई के बुक्स में क्या है, सबसे पहले ड्रॉई क्या कर रहा है, परचेसेस। एंट्री क्या होगी, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट। ये ए का अकाउंट कैंसिल करना है, उसके लिए इंस्ट्रूमेंट हमने एक्सेप्ट किया है बिल पेएबल। एंट्री क्या होगी, एज अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट। उसके बाद ए वो बिल के साथ कुछ भी करे, क्या बी के बुक्स में एंट्री आएगी, नहीं। उसके बाद ड्यू डेट पे सीधे जाके क्या होगा, बी के बुक्स में एंट्री आ जाएगी। बी के बुक्स में ड्यू डेट पे जब एंट्री आएगी तो क्या हो जाएगा, एक तो ऑनर हो रहा है, मतलब बी जो है पैसे दे रहा है, तो बिल पेएबल मतलब लाइबिलिटी कैंसिल हो रही है, तो बिल पेएबल अकाउंट डेबिट। पैसे जा रहे हैं बी के एंड से, तो कैश और बैंक को क्रेडिट। अब केस आ सकता है जहां पे बी पैसे नहीं दे पाएगा। नहीं दे पाएगा तो ए, दैट इज द पर्सन, द पार्टी, विल अगेन बिकम बीज क्रेडिटर। क्रेडिटर बनता है तो ए को कौन सा इफेक्ट दोगे, क्रेडिट इफेक्ट। और लाइबिलिटी दूसरी क्या है, बिल पेएबल, वो क्या हो जाएगी, कैंसिल। नाउ एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर यहाँ पे नोटिंग चार्जेस दिए जाते हैं कोई भी केस के अंडर, तो नोटिंग चार्जेस हमेशा किसके एक्सपेंस है, जिसके फॉल्ट के कारण बिल डिसऑनर हुआ। यहाँ किसका फॉल्ट है, बी का ही, तो हमेशा हमको नोटिंग चार्जेस एक्सपेंस दिखाने पड़ेंगे बी के। तो यहाँ एंट्री क्या आएगी, नोटिंग चार्जेस अकाउंट विल ऑल्सो बी डेबिटेड। तो बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, और उतना ज्यादा अमाउंट हमको ए को पे करना पड़ेगा, तो टू एज अकाउंट। फाइन। नेक्स्ट होता है रिन्यूअल ऑफ बिल के केस में। रिन्यूअल ऑफ बिल के केस में बी अभी कौन सी पार्टी है, जिसने जाके बोला है कि मैं आपको थोड़े पैसे अभी दे देता हूं और मेरे लिए नया बिल बना दो। तो सबसे पहले तो ओल्ड बिल क्या हो जाएगा, कैंसिल, डिसऑनर। उसके बाद क्या होगा, ए विल बिकम अगेन द क्रेडिटर ऑफ द पार्टी, मतलब बी का क्रेडिटर बन जाएगा ए। उधर क्या होगा, ए बोलेगा कि इंटरेस्ट लगाना है, तो बी को ये इंटरेस्ट क्या करना है, बी को ये इंटरेस्ट पे करना है। तो बी के लिए अगर इंटरेस्ट पे करना है तो इंटरेस्ट विल बिकम द एक्सपेंस एंड टू एज अकाउंट बिकॉज पेएबल टू ए। यहाँ पे जो पार्ट पेमेंट होगा उसकी एंट्री क्या होगी, ए विल बी द रिसीवर ऑफ मनी और बी के यहाँ से पैसा चला जाएगा, तो बी क्या करेगा, कैश और बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेगा। नेक्स्ट नया बिल जब बनेगा तो फिर से बी के बुक्स में क्या एंट्री आएगी, ओरिजिनल बिल की तरह, एज अकाउंट डेबिट टू बिल पेएबल अकाउंट। अब अगर बिल पेएबल अर्ली रिटायर करना है, हमको रिटायर करना है अभी, क्योंकि हम अभी कौन से बुक्स में है, बी के बुक्स में, तो हमको रिटायर करना है, तो ये लाइबिलिटी कैंसिल करनी पड़ेगी, बिल्स पेएबल अकाउंट विल बी डेबिटेड टू कैश और बैंक अकाउंट, पैसे जाएंगे, और हमको क्या चाहिए यहाँ पे, डिस्काउंट, क्योंकि हम अर्ली पेमेंट कर रहे हैं, तो टू रिबेट अकाउंट, गेन है हमारा, क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट है इंसॉल्वेंसी अगर डिक्लेयर होती है। अब किसकी इंसॉल्वेंसी डिक्लेयर हो रही है, हमारी, हम किसके बुक्स में है, बी के, तो सबसे पहले तो बिल डिसऑनर हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, ए को फाइनल सेटलमेंट करना है, तो ए विल बी द रिसीवर, एज अकाउंट विल बी डेबिटेड। कुछ पैसे चले जाएंगे अवेलेबल जो है, तो टू बैंक अकाउंट, और जो पैसे हम नहीं पे कर पाएंगे वो कौन से अकाउंट में जाएंगे, डेफिशिएंसी अकाउंट। इज द प्रोसेस क्लियर? ओके, क्विकली एक बार रिवाइज करते हैं। ड्रॉवर के बुक्स की एंट्री, सबसे पहली एंट्री क्या होती है, गुड्स सोल्ड, पहली एंट्री क्या होगी, बीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नेक्स्ट बिल एक्सेप्टेंस, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट। उसके बाद रिटेन्ड अगर है तो कोई एंट्री नहीं आती है। अगर हमने एंडोर्स किया है सी को तो क्या हो जाएगा, सीज अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। अगर हमने बैंक के साथ डिस्काउंट किया तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। अगर हमने वो सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन किया तो बैंक फॉर कलेक्शन ऑफ बिल्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। इसके बाद अगर बिल ऑनर होता है तो रिटेन के केस में हमको पैसे मिलेंगे, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। अगर डिस्काउंटेड है या एंडोर्स है, हमारे बुक्स में कोई एंट्री नहीं आएगी, क्योंकि पार्टी ने पार्टी से बिल जो है वो रिकवर कर लिया है। बीएफसीओबी को भेजा था तो बीएफसीओबी से हमको पैसे आएंगे, ऐसी एंट्री हमको करनी है, तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक फॉर कलेक्शन ऑफ बिल्स अकाउंट।
यहाँ पे अगर बैंक चार्जेस चार्ज है तो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट अगर होता है डिसऑनरिंग, तो डिसऑनरिंग के केस में क्या है, बी फिर से बन जाएगा हमारा डेटर, तो बीज अकाउंट विल बी डेबिटेड टू बिल रिसीवेबल हो सकता है इफ इट इज रिटेन्ड, टू बैंक अकाउंट हो सकता है इफ इट इज डिस्काउंटेड, टू सीज अकाउंट हो सकता है इफ इट इज एंडोर्स्ड, टू बीएफसीओ भी हो सकता है इफ इट इज सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन, बट डेबिट हमेशा किसको, बी को। नोटिंग चार्जेस यहाँ पे आते हैं तो अमाउंट सब क्या होगी, अकॉर्डिंगली बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है रिन्यूअल ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में पहला क्या होता है, कैंसिलेशन ऑफ द ओल्ड बिल, फिर पार्ट पेमेंट, हमको पैसे आएंगे कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट, इंटरेस्ट हम लगाएंगे तो बीज अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, हमारा इनकम रिसीवेबल फ्रॉम बी, एंड न्यू बिल, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी। उसके बाद अगर ये रिटायर होता है अर्ली तो हमको डिस्काउंट देना पड़ेगा, तो हमको पैसे आएंगे कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, हम डिस्काउंट देंगे रिबेट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। एंड अगर इंसॉल्वेंसी होती है ड्रॉई की तो क्या हो जाएगा, पहले तो डिसऑनर की एंट्री, उसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट। क्लियर? और यही आएंगे अभी ड्रॉई के बुक्स में, मतलब बी के बुक्स में पहला क्या कर रहा है, परचेसेस, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट, उसके बाद एज अकाउंट डेबिट टू बिल पेएबल अकाउंट, कोई भी यूज हो कुछ भी एंट्री आएगी, नो एंट्री। उसके बाद अगर ऑनर होता है तो एंट्री क्या आएगी, बिल पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। डिसऑनर होता है तो बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट, तो इतना अमाउंट ए को जो पेएबल था वो बढ़ जाएगा बाय द अमाउंट ऑफ नोटिंग चार्जेस। रिन्यूअल का केस आता है तो सबसे पहले कैंसिलेशन मतलब ही डिसऑनर करेंगे, उसके बाद पार्ट पेमेंट हम करेंगे तो एज अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, इंटरेस्ट हम पे करने वाले हैं तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट पेएबल टू ए तो टू एज अकाउंट, एंड न्यू बिल बनेगा एज अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट। फिर आएगा अगर हम अर्ली रिटायरमेंट कर रहे हैं तो हमको बेनिफिट मिलेगा और हम कम पैसे पे करेंगे तो बिल पेएबल अकाउंट डेबिट टू रिबेट अकाउंट टू कैश और बैंक अकाउंट। एंड लास्टली अगर हमारी इंसॉल्वेंसी होती है तो सबसे पहले तो हम बिल डिसऑनर करेंगे, उसके बाद क्या होगा, एज अकाउंट विल बी डेबिटेड क्योंकि वो सेटल करना है, टू बैंक अकाउंट जो पैसे देंगे और टू डेफिशिएंसी अकाउंट जो पैसे नहीं देंगे। गॉट इट? यस। अभी एक लास्ट पॉइंट, लेजर अकाउंट्स आपको बनाने को आते हैं, जहां पे थोड़े से एरर होने के चांस आते हैं, तो आपको बनाना पड़ता है इन द बुक्स ऑफ ए बीज अकाउंट। पहला इतना ही देखते हैं, इन द बुक्स ऑफ ए बीज अकाउंट। सबसे पहले आप क्या करते हो, बी को गुड्स क्या करने वाला है, ए इज गोइंग टू सेल द गुड्स, एंट्री क्या होती है, बीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे बिल जनरेट होगा, बिल जनरेट होगा तो एंट्री क्या आएगी, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट, तो वो यहाँ आएगी बाय बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। अब अगर ऑनर होता है बिल तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑनर होता है तो एंट्री क्या आती है, कैश और बैंक अकाउंट और बिल रिसीवेबल, तो इधर तो एंट्री आएगी नहीं। बट अगर डिसऑनर होता है तो एंट्री क्या आती है, बीज अकाउंट, बी विल अगेन बिकम आवर डेटर टू बिल रिसीवेबल है या बैंक है या जो भी पार्टी है एक्सेट्रा 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 सब यहाँ पे आ जाएंगे जो भी है। ठीक है, आपने अगर यहाँ पे नोटिंग चार्जेस पे किए हैं तो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा टू कैश और बैंक अकाउंट, अगर नोटिंग चार्जेस पे किए हैं तो। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट एंट्री टू सेल्स, फिर बाय बिल रिसीवेबल, देन ये थर्ड एंट्री बिल रिसीवेबल कैश बैंक या जो भी पार्टी का नाम है उस हिसाब से डिसऑनर की एंट्री। फिर क्या होता है, फिर आपने रिन्यूअल की कोशिश अगर की इसके बाद, तो रिन्यूअल के केस में क्या हो जाता है, एक तो बिल रिसीवेबल कैंसिल हो गया है, इसके बाद आपको बी से पार्ट पेमेंट आ जाता है, तो पार्ट पेमेंट के लिए क्या करोगे, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट, मतलब यहाँ पे लिखोगे बाय कैश और बैंक, तो ये पार्ट पे की एंट्री हो गई चौथी। उसके बाद आप इंटरेस्ट लगाओगे तो बी से रिसीवेबल हो जाएगा, तो बीज अकाउंट डेबिट टू
इंटरेस्ट अकाउंट, ये हो गई हमारी 5th एंट्री। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद नया बिल बनाओगे, तो क्या करोगे, बाय बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, ये हो गई 6th एंट्री। तो फ्लो ऐसे कंटिन्यूअसली जाता है, आप सेल्स करते हो, फिर बिल ड्रॉ करते हो, फिर बिल डिसऑनर होता है, फिर पार्ट पेमेंट होता है, फिर इंटरेस्ट लगता है, फिर नया बिल आता है। व्हाट द पॉइंट, एंट्री किस तरीके से करनी है। फिर अगर रिटायर होता है तो रिटायर होने के लिए क्या करोगे, एंट्री आएगी क्या, यहाँ पे एंट्री क्या आती है रिटायरमेंट की, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, रिबेट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, पार्टी के रिलेटेड नहीं। एंट्री यहाँ पे कौन सी आती है, इंसॉल्वेंसी अगर डिक्लेयर होती है तब, इंसॉल्वेंसी अगर डिक्लेयर होती है तो फिर से ये बिल क्या हो जाएगा, डिसऑनर। सो यहाँ फिर से लिखना पड़ेगा टू बिल रिसीवेबल, ओके। और ये इंसॉल्वेंसी सेटल करने के लिए क्या लिखोगे, बैंक अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट, राइट। सो यहाँ लिखोगे बाय बैंक एंड बाय बैड डेट्स। फ्लो समझा, 1 2 1 2 1 2 1 2 इस तरीके से करते जाना है, ओके। पहले क्या हुआ है, एक तो हाँ यहाँ पे सेल्स हो सकता है या यहाँ पे आपको कभी कभी बैलेंस भी दे सकते हैं, तो दोनों आपको उस तरीके से देख के करना है। तो ये बीज अकाउंट में पिक्चर क्लियर है, क्या हुआ है, पहले सेल होता है, फिर बिल होता है, फिर बिल डिसऑनर होता है, फिर पार्ट पेमेंट होता है, फिर इंटरेस्ट लगता है, न्यू बिल आता है, फिर से बिल डिसऑनर होता है अगर इंसॉल्वेंसी है, और बैंक बैड डेट्स में सेटलमेंट होता है। अब यही हम देखेंगे अगर इन द बुक्स ऑफ बी, इन द बुक्स ऑफ बी एज अकाउंट, ये किस तरीके से आएगा, आप ए के यहां से क्या कर रहे हो, परचेस, तो ये लिखोगे यहाँ पे बाय परचेसेस, फिर एज अकाउंट टू बिल्स पेएबल, फिर ये बिल पेएबल डिसऑनर हो गया तो बिल पेएबल टू एज अकाउंट, क्योंकि वहां पे क्या कर रहे हो आप, पेएबल कर रहे हो ए को, तो यहाँ लिखोगे बाय बिल पेएबल। फिर हो जाएगा पार्ट पेमेंट, तो ए इज द रिसीवर, एज अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। फिर हो जाएगा इंटरेस्ट लगाना है, इंटरेस्ट लगाना है मतलब वो क्या है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू ए, पेएबल टू ए, तो यहाँ पे लिखोगे बाय इंटरेस्ट। उसके बाद यहाँ फिर से नया बिल टू बिल पेएबल, ये फिर से बिल डिसऑनर हो गया, बाय बिल पेएबल। उसके बाद आपको फाइनल सेटलमेंट जो करना है वो एज अकाउंट डेबिट टू बैंक टू डेफिशिएंसी, क्लियर। तो हमेशा आपको अगर ड्रॉवर का बुक है वो चालू कहां से करना है, इन द बुक्स ऑफ द ड्रॉवर, ड्रॉइज अकाउंट है तो डेबिट साइड से चालू करो, ओके। और इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई अगर ड्रॉवर्स अकाउंट है तो कहां से चालू करोगे, क्रेडिट साइड से, परचेस लिखोगे, ऐसे लिखोगे, फाइन। ये कैसे जाएगा फ्लो, 1 2 3 4 5 6 7 एंड ये 8, क्लियर। कोई भी डाउट बिल ऑफ एक्सचेंज में, ऑल डन, दैट्स इट अबाउट बिल ऑफ एक्सचेंज। थैंक यू सो मच, सी यू ऑल, बाय बाय।